नेटवर्क्स में हम अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। किसी भी नेटवर्क को जब हम डिजाइन करेंगे या इसका डिजाइन समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होगी। किसी भी नेटवर्क को या नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को, प्रोटोकॉल मतलब होता है आपस में एक एग्रीमेंट, क्या रूल है, क्या कन्वेंशन है, क्या आप इस्तेमाल करने वाले हैं, दोनों पार्टी एग्रीड अपॉन। तो इसमें पहली चीज आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है नेटवर्क में, कोई एक पॉइंट अगर मान लीजिए ये फेल हो जाता है, ये लिंक फेल हो जाती है या कोई डिवाइस फेल हो जाता है, तब भी नेटवर्क प्रॉपर काम करे, यानी कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स, फॉल्ट, फेलियर, एरर्स, दिक्कतों से ये अपने आप को उभारता है। दूसरा नेटवर्क का सबसे बड़ा इशू है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन में ये होता है कि आप क्या चीज किसको कितना दे रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि एक नेटवर्क का एक डिवाइस या कंपोनेंट ये बहुत तेजी से डेटा भेज रहा है और ये इसको उतनी तेजी से लेने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज, इसको हम कहते हैं स्वैम्पिंग या इसको फ्लडिंग कहते हैं, ओवरवेल्म ना कर जाए। इवॉल्वेबिलिटी। इवॉल्वेबिलिटी का मतलब यह होता है कि नेटवर्क अभी आपने बना दिया लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ेगा, नए नए डिजाइन टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स, प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीजें आएंगी। तो उन चीजों को कैसे आप नेटवर्क में बहुत अच्छी तरीके से, आसानी से आत्मसात कर सकते हैं या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और फाइनली, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारा ये कहें कि दुनिया का हर एक कंपोनेंट जिसमें इंसान भी इन्वॉल्व है वो लगा रहेगा, तो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो जो अटैक कर सकते हैं, जो गलत लोग हैं, वो किसी भी तरीके का अटैक कर सकते हैं, ईज ड्रॉपिंग कर सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी ले सकते हैं, इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्फिडेंशियलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। उन सब से बचना। तो ये नेटवर्क गोल्स, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कहें डिजाइन के गोल्स हो सकते हैं। जब भी हम एक नेटवर्क बनाने की सोचते हैं या नेटवर्क बनाया जाता है तो उसके जो डिजाइनर्स हैं उनके लिए और जो नेटवर्क बनता है उसको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या उसमें देना है और क्या उसमें होना चाहिए। तो नेटवर्क डिजाइन के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आती है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि नेटवर्क काम करता रहे। ये एक बहुत बड़ा डिजाइन इशू है जब आप नेटवर्क डिजाइन करते हैं या करेंगे, कि अगर इसके अंदर, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, मान लीजिए कि कंपोनेंट अगर कोई खराब है तब भी नेटवर्क काम करता रहे, चलता रहे, इसी को हम रिलायबिलिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो पैकेट आ रहा है या जा रहा है उसमें भी बिट्स होते हैं। पैकेट कुछ नहीं है, पैकेट बिट्स का एक कॉम्बिनेशन है। यह हो सकता है कि आदान प्रदान में, एक्सचेंज में बिट्स जो है वो बहुत बहुत कारण हो सकते हैं जिसके कारण बिट्स नुकसान हो जाए उनका। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल नॉइस हो या कोई ऐसा वायरलेस सिग्नल आ जाए रैंडम, कोई स्पाइक आ जाए, या कोई हार्डवेयर खराब हो जाए, या सॉफ्टवेयर में जो बग है वो बिट्स को खराब कर दे या डैमेज कर दे, इन्वर्ट कर दे, 1 का 0 कर दे, 0 का 1 कर दे। तो कैसे इन सब समस्याओं का निदान होगा, कैसे इसको फिक्स किया जाएगा? तो इसके लिए नेटवर्क की रिलायबिलिटी इशू जहां तक संबंधित है, हम एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये दो शब्द इसमें आएंगे, जो टेक्निक है बेसिकली ये। तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें पैरिटी कोड है, चेकसम है, CRC यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी कोड है, हैमिंग कोड है। ऐसे तमाम तरीके के जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए एरर डिटेक्शन का मतलब यह है कि 1011 आ गया और आपको चाहिए था 1001, तो आपको यहां पर एरर डिटेक्ट हो जाएगी कि ये बिट गलत हो गया है। एरर करेक्शन का मतलब यह है कि अगर गलती से ये आ गया है तो आपको इसको, जो 1001 आए हैं, इस वाले को आपको 1011 करना है। तो एरर डिटेक्शन मतलब एरर हो गया है इसका पता लगाना। एरर करेक्शन का मतलब यह है कि उसको ठीक भी करना पता लगा के। क्लियर? तो इसमें ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, अलग अलग तकनीकें,
एरर डिटेक्शन और करेक्शन के, इसमें रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। जैसे मान लीजिए ये बिट है, इसके साथ 1 1 ऐसे जोड़ दिया जाएगा और फिर वहां से जाके इसका सब, जैसे चेकसम है, इसका सब एक्सऑर किया जाता है, ये सारों का एक्सऑर किया जाएगा, फिर देखा जाएगा अरे ये एक्सऑर था, ये ऐसा आ रहा है, तो तब एरर डिटेक्शन और करेक्शन हम कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा इशू है रिलायबिलिटी से रिलेटेड, वो ये है कि हमको रास्ता कौन सा ढूंढना है, क्योंकि नेटवर्क का मतलब यही है कि तमाम तरीके के रास्ते, तमाम तरीके के राउट आपको दिखाई देंगे, पैकेट्स को दिखाई देंगे और नेटवर्क को दिखाई देंगे। तो बहुत सारे पाथ होंगे ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। अब हो सकता है कि कोई एक लिंक टूट गया हो, ब्रोकन हो, तो नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होना चाहिए कि अपने आप डिसीजन हो जाए कि अगर मान लीजिए कोई भी एक लिंक ब्रोकन है, टूटा हुआ है या काम नहीं कर रहा है, तो ये अपने आप राउटिंग प्रॉपर कर सके। तो राउटिंग के तमाम तरीके के एल्गोरिथम है, जिसमें अडेप्टिव एल्गोरिथम है, नॉन अडेप्टिव एल्गोरिथम है। अडेप्टिव में आता है आइसोलेटेड, सेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन अडेप्टिव में आता है फ्लडिंग और रैंडम वॉक। नेटवर्क की जहां तक बात आती है कि हम इसको डिजाइन करना चाहते हैं, डिजाइन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो उसमें अगली चीज आती है रिसोर्स एलोकेशन। अब जब नेटवर्क आएगा, जैसे आपने शुरुआत की, मान लीजिए आपने एक रोड बना दिया, मान लीजिए 10 साल बाद, बनी बात है कि ये रोड आपको ट्रैफिक इसमें मिलेगा, क्योंकि लोग एकदम से बढ़ जाते हैं, लोग बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं, गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, तो स्केलेबिलिटी का इश्यू है। जैसे नेटवर्क बढ़ेगा तो क्या इसमें और चीजें लगाई जा सकती है और क्या ये बड़ा होगा तो ये अपने आप को हैंडल कर पाएगा। तो इसके लिए आप देखेंगे कि जब लोग बढ़ते हैं इसमें, या कंप्यूटर बढ़ते हैं, जब हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो या कंप्यूटिंग डिवाइस बढ़ेंगे, तो इसके लिए स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग जैसे तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो तकनीक है, जैसे स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिमांड, यानी कि जो जितना मांगेगा उसको उतना दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि सबको बराबर दे दिया जाएगा। तो यहां पर इस डिजाइन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया जा रहा है, मान लीजिए एक नेटवर्क बैंडविड्थ है आपकी, उस बैंडविड्थ को जो जितना मांगेगा, मतलब जो जो होस्ट की, मतलब कंप्यूटिंग डिवाइस की, कंप्यूटर्स की जरूरत है, उस हिसाब से उनको वो नेटवर्क बैंडविड्थ दे दी जाएगी। यानी ऐसा नहीं कि मान लीजिए ये 3 कंप्यूटर देख रहे हैं और इनको ये कहा गया कि भाई आप ऐसा करिए, ये T1 को ये दे दीजिए इतना, T2 को इतना दे दीजिए, T3 को इतना दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। जब T1 मांगेगा T1 को दे दिया जाएगा, T2 T3, हो सकता है T1 दोबारा मांग ले, इस तरीके से ये हो सकता है, लेकिन हम उतना ही देंगे स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग जितनी जरूरत है। इस तरीके का जो राउंड रॉबिन तकनीक है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो भी तरीके होते हैं, लेकिन अच्छा डिजाइन इशू ये है या गोल ये है कि हम स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग दें। एक और जो इसमें आता है, क्योंकि अब पैकेट्स का आना जाना हो रहा है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, तो फ्लो कंट्रोल करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एक रोड पे यहां एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप देखेंगे सारी गाड़ियां यहां पर आकर रुक जाएंगी। एक चाइना या जापान में, मेरे ख्याल से चाइना में, एक ऐसा ट्रैफिक जाम हुआ था कि पूरे 3-3, 4-4 दिन तक गाड़ियां यहीं खड़ी रही। ऐसे अगर बर्फ गिर जाती है तब होता है। तो यहां फ्लो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि एक सेंडर है, यानी एक सेंडर ऐसा है जो बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें भेजता चला जा रहा है, और यहां रिसीवर का स्पीड इतनी नहीं है, रिसीवर उसको उस तरीके से रिसीव नहीं कर सकता, सेंडर फास्ट है। तो ये क्या करेगा, इसको फ्लड कर देगा, इसको दबा देगा, इसको एक तरीके से ओवरवेल्म कर देगा। तो स्वाम्पिंग इसी को कह रहे हैं, फ्लडिंग को। तो ये फ्लो कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक और चित्र दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप कंजेशन समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, कंजेशन में बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ बहुत सारा ट्रैफिक देना शुरू कर देते हैं और नेटवर्क उसको हैंडल करने को तैयार नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं रेलवे रिजर्वेशन का। अब IRCTC का जो रेलवे रिजर्वेशन होता है वो 11 बजे खुलता है एक के लिए, 12 बजे एक के लिए खुलता है, शायद ये सेकंड क्लास के लिए है, ये AC के लिए। आप देखेंगे इस आज से 4-5 साल पहले केवल एक ही टाइम था, 10 बजे खुलता था, और उस जैसे ही खुलता था सारे के सारे लोग रिजर्वेशन कराने के लिए इसमें एकदम कूद पड़ते थे। और वो वेबसाइट में आप अगर एंट्री ले लें तो ऐसा लगता था जैसे आपने नोबेल प्राइज ले लिया। इसी को हम कंजेशन कहते हैं, इसी से पार पाना है। एक इंपॉर्टेंट बात आती है क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस हर एक आदमी के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है या फुटबॉल मैच चल रहा है, तो जिस समय वो चल रहा है उसी समय आपको दिखाई दे तो कोई बात है,
है ना। टाइमलीनेस बहुत जरूरी हो जाता है। डिलीवरी आपकी, देखिए जिस समय मैच हो रहा है उस समय दिखाई दे रियल टाइम लाइव वीडियो, तब तो सही है, अदरवाइज क्वालिटी ऑफ सर्विस आप सही नहीं मानेंगे। मैं जो आपको फ्लो कंट्रोल, कंजेशन वगैरह की चर्चा कर रहा था, आप यहां पर देखिएगा कि ये आपका रेगुलर ट्रैफिक है और किस तरीके से ये ट्रैफिक बढ़ने वाला है, कैसे ये ओवरवेल्म कर देगा। ये देखिए ट्रैफिक की पीक पहुंच गई है, यहां पर ओवरवेल्म हो गया है। तो यहां पर फ्लो कंट्रोल की भी दिक्कत है, कंजेशन की भी दिक्कत है, हो सकता है क्वालिटी ऑफ सर्विस की भी हो। लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस के तरीका ये है कि जब क्वालिटी सर्विस आप नहीं लगाते तब दिखेगा, और क्वालिटी सर्विस जब लगाते हैं तब कैसा आपको दिखाई देगा। ये है, यहां पर एक बैंडविड्थ का एग्जांपल ले लेते हैं। जब आपको वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है या कोई और जनरल यूज करना है, ऑनलाइन गेमिंग करनी है, और अगर आपने क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं लगाई तो कुछ इस तरीके से बैंडविड्थ का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर आपने QoS अच्छे से लगाया है, रूल्स अच्छे से लगाए हैं, तो बाकायदा जिस तरीके से होना चाहिए वैसे ये यूज होगा। इवॉल्वेबिलिटी, जब हम डिजाइन गोल के बारे में बात करते हैं, नेटवर्क जब तक हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, तो होता यह है कि जैसे नेटवर्क बढ़ता है, और क्योंकि नई डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी आती ही आती है। किसने सोचा था जब 1G आएगी तो हम यहां पर हम केवल एनालॉग के बारे में बात करते थे। आज हम 5G पे हैं, केवल हम डिजिटल के बारे में बात करते हैं, हम एनालॉग के बारे में बात ही नहीं करते। तो सारी की सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, और क्योंकि हमको सपोर्ट करना है, और क्योंकि हमें जो टेक्नोलॉजीज देनी है वो लोगों को दिखा तो सकते नहीं है, यानी कि हमको प्रोटोकॉल लेयरिंग करनी पड़ेगी। यानी जो भी इशू है उसको हमें एक तो हैंडल करना है, लेकिन अगर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, नई डिजाइन, नई टेक्नोलॉजीज डालते हैं, तब हमको प्रोटोकॉल लेयरिंग की जरूरत पड़ेगी। प्रोटोकॉल लेयरिंग को मैं अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा और समझ लीजिए। एड्रेसिंग और नेमिंग होता यह है कि एक नेटवर्क में हजारों, लाखों, करोड़ों तरीके से, जैसे इंटरनेट है, करोड़ों सिस्टम्स इसमें जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा सेंडर है, कौन सा रिसीवर है, किसका क्या नाम है। तो उसके लिए हम DNS, नेमिंग, IP, इस सब का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज आती है, जब पैकेट जब भेजा जाता है, तो जो पैकेट है इसको पहले तो तोड़ा जाता है, यानी कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे लेयरिंग में, प्रोटोकॉल लेयरिंग में क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। तो वहां पर जैसे मान लीजिए ये डेटा है, इसको क्या किया, मैसेज को एक ये पार्ट ऐसे भेजा, एक ये पार्ट ऐसे भेजा, एक ये पार्ट ऐसे भेजा, पूरे पैकेट को 3 भाग में तोड़ के भेज दिया आपने। मतलब इसको हम कहते हैं डिसअसेंबली। फिर ट्रांसमिट कर दिया, ये ट्रांसमिट पोजीशन है, और यहां पर आके इसके असेंबली की उसी तरीके से जैसे भेजा गया था, मतलब उसको वैसे ही जोड़ना है, इसको रीअसेंबलिंग करते हैं। इस सारी तीनों जो विधियां बताई मैंने आपको, इसको हम इंटरनेटवर्किंग कहते हैं। लेकिन चैलेंजेस क्या है, यहां पर इश्यूज क्या आते हैं। पहली चीज तो यह है कि अलग अलग नेटवर्क टेक्नोलॉजीज हैं, हो सकता है कि वो ऑर्डर ना बता पाए। जैसे ये 1 2 3 ऑर्डर है, यहां पर आके हो सकता है 3 1 2 ऐसा ऑर्डर बन जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी है कि नेटवर्क कितना मैक्सिमम साइज ट्रांसफर कर सकता है। आपका मैसेज आ रहा है, हो सकता है कि वो 1 MB का हो, और आपका नेटवर्क केवल मान लीजिए 500 KB ही हैंडल कर सकता है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तब आप कैसे करेंगे, ये वाली बात है इसमें। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है, क्योंकि जैसे ही आप नेटवर्क में जुड़ते हैं, यहां पर सारी चीजें आती हैं, आपकी सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी, ये सब आ जाती है। तो सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी किससे डील करता है कि जितने भी तरीके के थ्रेट हो सकते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे आपको डिफेंड करना, उससे आपकी रक्षा करना, सुरक्षा करना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यह है कि भाई आप 2 लोग बात कर रहे हैं, या आप नेटवर्क पे बात कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जो ईव्सड्रॉप कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं जो आपकी बात को या आपके कंटेंट को समझ रहा है और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब यह है कि ऐसा कोई आदमी तो नहीं जो इम्पर्सोनेट कर रहा है आप बन के, तो ऐसा आप ही हैं, ये कैसे बताएंगे। तो उसके लिए बहुत सारे तकनीक है, ऑथेंटिकेशन सर्वर हो सकता है, या ऑथेंटिकेशन की अलग अलग तकनीक है। जैसे एक और ऑथेंटिकेशन का आपको एग्जांपल ही बता देता हूं। जैसे कई ऐसे बैंकिंग साइट के लोगों ने फिशिंग बना रखी है, फिशिंग अटैक होती है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक या ICICI या HDFC का खोलते हैं,
तो आपको बैंक की वेबसाइट आ जाती है, मतलब आपको दिखता है बिल्कुल सही है, आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं और फिर वो बताता है गलत आपने डाल दिया, तो आपको लगता है हाँ गलत ही डाल दिया होगा, और ये जो है स्क्रीन हट जाती है और एक्चुअल स्क्रीन बैंक की आ जाती है। लेकिन आपको लगता है गलत डाला, लेकिन आपने सही डाल दिया होता है। फिर आप जब दोबारा इस पे डालते हैं तो आप अंदर चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ जो डाल चुके हैं वो गलत किसी ने ऑलरेडी चुरा लिया आपका। ये सेलुलर नेटवर्क में सबसे बड़ी बात आती है कि भाई जिसका कॉल है, जिसका फोन है, वहीं से कॉल आ रही है, या इस नेटवर्क का ये लेजिटिमेट मेंबर है कि नहीं। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जो चीज भेजी गई है वो ही भेजी गई है कि नहीं भेजी गई है। हमें ये नहीं देखना कि हाँ भाई वो चीज आ गई है, भेजी तो आ गई, ऐसा नहीं। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि अगर आप $100 ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो $1000 ना बन जाए। 100 का 1000, कोई इसको 1 मिलियन कर देगा तब क्या करेंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? क्रिप्टोग्राफी जो है ये एक बहुत बेहतरीन तकनीक है। इसमें आप करते क्या है, बहुत एक छोटा सा मैं आइडिया दे देता हूं। मान लीजिए आप ए बी भेज रहे हैं और ए बी यहां पर मिल रहा है, एक ए बी मिल रहा है, तो आप ए बी को एक्स वाई बना के भेज दीजिए बस। इसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन। एक्स वाई जब डेस्टिनेशन पे ए बी बन जाएगा, इसको हम इंक्रिप्शन कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है एक्स वाई का ए बी बना, इसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं। इन दोनों को मिला के क्रिप्टोग्राफी बनती है। प्रोटोकॉल लेयरिंग या ये कहें कि लेयर्स, किसी भी नेटवर्क मॉडल को, नेटवर्क रेफरेंस मॉडल, इसके लिए प्रोटोकॉल लेयरिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको नेटवर्क जब डिजाइन करते हैं तो बहुत सारे डिजाइन इश्यूज हमें देखने होते हैं। हम जब डिजाइन करते हैं तो नेटवर्क्स को हम अगर आराम से डिवाइड कर दें, जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टी हो रही है या कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे कि भाई ऐसा करो कि आप जो खाने का है यानी फूड, वो किसी एक आदमी को दे दीजिए, किसी और आदमी को आप कह दीजिए वेलकम पार्टी लगा दीजिए, किसी और को आप लॉजिस्टिक के सपोर्ट में लगा दीजिए, किसी और को आप जो स्वागत के साथ साथ आप सत्कार है या फिर कुछ फूल माला डालना चाह रहे हैं उसके लिए लगा दीजिए। तो ये सारी चीजें अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपका काम ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, अरेंजमेंट अच्छा हो जाएगा और आपका इवेंट अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो उस नेटवर्क को अगर हम ऑर्गेनाइज कर लें अलग अलग लेयर्स में या लेवल्स में, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाएगी। हर लेयर अपना अपना काम करेगी, हम डिफाइन कर देंगे कि कौन सा लेयर क्या काम करती है, और हर एक लेयर एक दूसरे के ऊपर है बनी हुई और वो कुछ सर्विस देती है। हर एक, ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शायद बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, कि जितने भी नेटवर्क हैं, हर एक नेटवर्क में इनका रेफरेंस, ये रेफरेंस मॉडल्स हैं सारे, इनका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि नंबर, नाम, इसके अंदर कंटेंट क्या होंगे और इनका काम क्या होगा, हर एक लेयर का वो नेटवर्क डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है और डिफर करता है। हर एक लेयर एक तरीके की वर्चुअल मशीन मान लीजिए, और वो ये लेयर इसको सेवा देगी, ये लेयर इसको सेवा देगी, और इस तरीके से चलता चला जाएगा। ये आप देख रहे हैं दो मॉडल, एक ISO OSI का रेफरेंस मॉडल है, एक TCP/IP का रेफरेंस मॉडल है। हम इसको रेफरेंस मॉडल कहते हैं। यह ऐसा मॉडल नहीं है कि आप इसको पूरी तरीके से करेंगे, ये रेफरेंस मॉडल है, और क्योंकि ये हर जगह है अब, तो इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। और इसको ऐसे समझाता हूं मैं, कंप्यूटर साइंस वाले अगर आप हैं तो आप क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन हाइड करने की कोशिश करते हैं। यानी आप एक क्लास बनाते हैं ऐसे करके, यहां पर आप वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 ऐसे करके, और यहां फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2 करके, ये आपके फंक्शन हो गए। तो आप कर क्या रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, इसके अंदर वेरिएबल रख रहे हैं, फंक्शन रख रहे हैं, और इसके आगे आप क्या करें, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड ऐसा देते हैं। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन हाइडिंग का, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का, डेटा इनकैप्सुलेट का, यहां पर इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली इनकैप्सुलेशन और हाइडिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो इसका इंप्लीमेंटेशन है वो यूजर से बचाना चाहते हैं, केवल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इसे हैंडल किया जा सके या एक्सेस किया जा सके। इसी को आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क जो लेयर्स हैं वो इस तरीके से काम करती हैं कि ये बता देगा आपको करना क्या है, कैसे करना है, ये आपके ऊपर है।
प्रोटोकॉल लेयरिंग या नेटवर्क लेयरिंग, यहां पर जो भी लेयर है, जैसे ये ISO OSI का रेफरेंस मॉडल का मैं चित्र दिखा रहा हूं आपको। यहां पर मान लीजिए नेटवर्क लेयर है, इसको लेयर N कह देते हैं। ये जो N है, यहां पर जो भी मशीन काम कर रही है, वो ये इस एक मशीन, वो कॉन्वर्सेशन किससे कर रही है, ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है। तो ये N लेयर इस यहां के N लेयर से कम्युनिकेशन कर रही है, ठीक है। तो जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो इनके बीच में कुछ चीजें तय होनी चाहिए। क्या रूल होगा, क्या कन्वेंशन होगा, मतलब हम क्या करने वाले हैं, कैसे फॉलो करेंगे, हमारा पैकेट साइज क्या होगा, हम किस भाषा में बात करेंगे, हम कितने बिट बनाएंगे, हम क्या इसमें हेडर में रखेंगे, इसी को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में, जैसे इस नेटवर्क लेयर और इस नेटवर्क लेयर के बीच में एक बातचीत हो गई, एक प्रोटोकॉल तय हो गया कि भाई कम्युनिकेशन होना कैसे है। मैं आपको इसका एग्जांपल ऐसे समझाता हूं कि अगर एक औरत या लड़की एक लड़के से या मिलती है तो दो तरीके से मिल सकती है। अगर वो एक अमेरिकन लॉयर है, इंडियन लॉयर है, तो वो क्या करेगी, कोई बिजनेस मीटिंग है तो वो हाथ मिलाएगी। लेकिन अगर यूरोपियन प्रिंसेस है, मतलब एक प्रिंसेस है, चाहे आप यूरोपियन की जगह आप इसको इंग्लिश भी कर लें, एक प्रिंसेस है और वो बॉल एक तरीके का डांस होता है, वहां पर मिल रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपका चुंबन भी ले सकती है, किस भी कर सकती है। तो इसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। यहां पर हाथ मिलाना और यहां पर चुंबन करना गलत हो जाएगा, वो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट हो जाएगा। ये आपका 5 लेयर का एक नेटवर्क है। अब इसमें देखिए कि जो वर्चुअल कम्युनिकेशन है, मतलब हम हमेशा सोचेंगे, हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि लेयर 2 से बात करती है, लेकिन यह सत्य नहीं है। असली में तो लेयर 2 से ही बात कर रही है। इसको हम डैश लाइन से शो कर रहे हैं, लेकिन बातचीत ऐसे नहीं होती। बातचीत इस तरीके से होती है कि यहां से शुरू होगी, यहां से डेटा जाएगा, ऐसे 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 करते हुए यूं यहां पहुंचेगा। जैसे लेयर 2 से लेयर 2 पे जाना है तो लेयर 2 लेयर 1 को देगा, लेयर 1 फिजिकल मीडियम को देगा, फिजिकल मीडियम लेयर दूसरे वाले के लेयर 1 को देगा और वो लेयर 2 को देगा। इस तरीके से कम्युनिकेशन पूरा होता है, ठीक है जी। अब लेयर 2 और लेयर 2 दोनों दोस्त हैं, पीयर कहते हैं हम इसको। ये बिल्कुल अलग मशीन है, मशीन 1, ये मशीन 2 है। दो मशीन के एक लेयर, उनको हम पीयर कहते हैं। जैसे लेयर 4 और लेयर 4 पीयर है, दो मशीन के अलग अलग अगर बात कर रहे हैं तो एक लेयर 4, एक पर जो लेयर 4 है वो दूसरे लेयर के 4 पे, दोनों दोस्त है, पीयर है। लेकिन वो कौन हो सकते हैं, ये पीयर्स क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस हो सकता है हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है लोग भी हो, ह्यूमन बीइंग्स। तो ये सभी पीयर्स हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई डेटा यहां से ऐसे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सारा का सारा वो ऐसे ये वाला पाथ लेगा वो, ठीक है, क्योंकि असली फिजिकल मीडियम तो ये है ना, असली वायर तो ये लगे हुए। और उसके बाद क्या होता है कि हर एक लेयर वो डेटा, जैसे मैं कह रहा हूं डेटा ही तो पास हो रहा है, और साथ में इस डेटा के साथ क्या क्या होना चाहिए, कंट्रोल इंफॉर्मेशन। लेयर 2 लेयर 1 को देगा इमीडिएटली बिलो इट, मतलब लेयर 5 से शुरू करें तो लेयर 5 लेयर 4 को देगा, फिर फर्स्ट 3 को देगा, 3 2 को देगा, 2 1 को देगा, फिर फाइनली ये फिजिकल मीडियम में जाएगा। और यही चीज यहां पर भी होगी, यहां से इसके पास जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फाइनली ये यहां पहुंचेगा। तो ये जो फिजिकल मीडिया हम देख रहे हैं, यहां पर एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है। जो एक्चुअल वायर आप देखते हैं, एक्चुअल कोएक्सियल केबल हो गया या और तमाम तरीके के फिजिकल मीडियम है, वो यहां होते हैं। बिट का ट्रांसफरिंग यहां होती है। हर एक पेयर जो भी आप देख लें, इनके बीच में एक इंटरफेस होता है, यानी लेयर 2 और लेयर 1 के बीच में लेयर 1 टू इंटरफेस है। इसी तरीके से अगर 4 और 5 के बारे में बात करें तो लेयर 4 और 5 के बीच में इंटरफेस है। अब इंटरफेस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरफेस ही बताता है कि ऑपरेशन क्या होंगे, काम क्या करने वाले हैं, और सर्विसेज क्या होंगी, मतलब कौन सा ऑपरेशन और सर्विस लेयर 3 लेयर 4 को प्रोवाइड करेगा। लेयर 1 टू इंटरफेस बताएगा कि कौन से सर्विसेज, कौन सा ऑपरेशन, कौन कौन से काम लेयर 1 लेयर 2 को देने वाला है, उसके लिए करने वाला है। इंटरफेस बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें इजी कर देता है। मान लीजिए कि ये जो कम्युनिकेशन है ये सेलुलर नेटवर्क वाला है, या कोई भी नेटवर्क मान लीजिए। अब किसी ने कहा कि भाई ऐसे करते हैं कि हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का काम करते हैं, तो यहां से इसको तब्दील करने के लिए आपको केवल ये इंटरफेसिंग चेंज करनी पड़ेगी।
है ना। अगर दूसरा एकदम नया प्रोटोकॉल आपको लागू करना है, नया इंप्लीमेंटेशन लागू करना है, तो आपको इन लेयर्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप इंटरफेसिंग में चेंज कर देंगे। जब आप लेयर के बारे में बात करते हैं, चाहे आप ISO OSI रेफरेंस मॉडल देखें या IP वाला देखें, TCP IP देखें, तो वो जो लेयर्स हैं और उनमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उन सबको मिला के हम नेटवर्क आर्किटेक्चर की संज्ञा देते हैं। वो नेटवर्क आर्किटेक्चर कहलाएगा। ठीक है जी। तो जो भी आर्किटेक्चर है, इसका जो भी स्पेसिफिकेशन होगा या नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसा बनाया गया है, वो कुछ भी हो सकता है। अलग अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि अगर कोई इंप्लीमेंट करना चाहता है, कोई एक नेटवर्क बनाना चाहता है, तो उसको इसमें से आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर अगर आपने बनाया है तो बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखना है, किस तरीके से हार्डवेयर बनाना है, ताकि जो प्रोटोकॉल्स को ओबे कर सके वो प्रोटोकॉल के हिसाब से बना सके। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर में के स्पेसिफिकेशन में आपको प्रोटोकॉल्स, हार्डवेयर, बहुत सारे आपको टेक्निकल डिटेल बतानी पड़ती है। अब जो भी प्रोटोकॉल की लिस्ट है, ठीक है, हर एक, अब देखिएगा ऐसे बना के दिखाता हूं आपको। लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल, मान लीजिए आपकी ये मैं 7 लेयर का ISO OSI ले लेता हूं, तो इसमें 7 लेयर हो गई, है ना। हर एक लेयर कितनी बन गई? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और बढ़ा देते हैं, ये 7 लेयर हो गई। हर एक का प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल 1, इस तरीके से यहां तक प्रोटोकॉल आपका 7 पहुंच जाएगा। इसको हम कहेंगे एक प्रोटोकॉल स्टैक। बार बार आप स्टैक सुनेंगे, ध्यान रखिएगा, हर बार स्टैक सुनेंगे, इसी को हम प्रोटोकॉल स्टैक कहते हैं। अब मैं आपको किस तरीके से लेयर में प्रोटोकॉल लेयरिंग या लेयर में कैसे बातचीत होती है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिएगा, ये एक मल्टी लेयर कम्युनिकेशन है। बड़ा जनरल एग्जांपल है, मैं आपको टेक्निकल एग्जांपल भी दूंगा। इसमें क्या है, 2 फिलोसोफर है, एक यहां फिलोसोफर साहब है, दार्शनिक आदमी है, और ये दोनों फिलोसोफर जो है लेयर 3 पे है, लेयर 3 देख रहे हैं आप, और पीयर है, पीयर मतलब ये दोस्त है, मतलब ये आदमी इससे बात करेगा। ये जो साहब हैं ये बात करते हैं केवल उर्दू और इंग्लिश में, इनको और लैंग्वेज नहीं आती। यहां जो साहब है उनको केवल चाइनीज और फ्रेंच आती है। अब इनके बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज तो है नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे, एक ये साहब एक ट्रांसलेटर को और ये साहब एक ट्रांसलेटर को एंगेज करेंगे, यानी कि इनको नौकरी पे रखेंगे। अब ये जो दोनों ट्रांसलेटर है ये पीयर बन गए, ये दोस्त बन गए, किस लेयर पे? लेयर 2 पे, क्योंकि दोनों का काम ट्रांसलेशन है। हर एक जो ट्रांसलेटर है वो अब एंगेज करेगा या फिर नौकरी पे रखेगा सेक्रेटरी को, ये भी इस सेक्रेटरी को रखेगा। ठीक है जी। अब ये लेयर 1 की पीयरिंग हो गई। फिलोसोफर 1 अब चाहता है कि एक मैसेज भेजे। मैसेज बहुत सिंपल है, आई लाइक रैबिट्स, यानी ऑरिक्टोलागोस खनिक्युलस, शायद मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं। तो ये जो इसका नाम एक्चुअली ये रैबिट है, मतलब खरगोश। ये कहना चाहते हैं कि मुझे खरगोश बड़े पसंद है। तो वो ये क्या करते हैं कि अपना मैसेज, क्योंकि अंग्रेजी जानते, मैंने कहा ना ये उर्दू और इंग्लिश जानते हैं, तो ये अपना मैसेज यहां पर पास कर देते हैं। किसको? 2 और 3 की इंटरफेस को। ठीक है जी। और ट्रांसलेटर को बताते हैं कि आई लाइक रैबिट्स। अब जो ट्रांसलेटर है, इन दोनों ने किस लैंग्वेज में बात तय की है? मान लीजिए ये दोनों तय कर लेते हैं कि हम डच में बात करेंगे। डच मतलब हॉलैंड की जो भाषा है। तो अब ये जो अंग्रेजी में आया उसका ये तब्दील कर देती हैं, ये जो इनकी जो सेकंड लेवल पे ट्रांसलेटर है वो चेंज कर देती है इसको। ये कुछ भाषा लिखी है, मैं इसको नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आप मान लीजिए ये आपकी डच में है, तो ये डच में भाषा बन गई। ओके। अब ये जो चॉइस है, ये वाला, ये जो लैंग्वेज इन्होंने तय की है, ये इन दोनों ने खुद तय की है। ठीक है। तो अब इनके ऊपर आप छोड़ देना, ये लेयर 2 डिसाइड करेगी कि हम कौन सी लैंग्वेज तय करेंगे। उन्होंने डच तैयार कर ली, उन्होंने कहा हम डच में बात करेंगे। अब ये इसको कहती है कि ठीक है हमने तैयार कर लिया ट्रांसलेशन, अब एक काम करो, ये भेज दो। वो अब 2 और 1 की इंटरफेसिंग आ गई। ये इंटरफेसिंग में ये कहा जाता है कि भाई इसको आप ट्रांसमिट कर दीजिए। अब ये तय करेंगे ये दोनों कि हमको भेजना कैसे। ये कहते हैं हम फैक्स से भेजेंगे, इसी डेटा को हम फैक्स से भेजेंगे। अब जैसे ही ये आपने भेजा, तो ये बेसिकली ये फिजिकल मीडियम है, यहां से ये इनके पास चला गया। जैसे ही यहां पर पहुंचा, ये क्या करेंगे, इनको तो किस भाषा में पहुंचा, ये तो डच में आया है। लेकिन अब यहां पर क्योंकि इनको, ये वाले जो फिलोसोफर है, इनको कौन सी भाषा आती है?
इनको कौन सी भाषा आती है? इनको या तो मैंने 2 भाषा बताई थी, ये तो चाइनीज आती है, फ्रेंच आती है ना जी। तो चाइनीज और फ्रेंच करना पड़ेगा इसको। तो यहां पर ये क्या करेंगे कि जो ट्रांसलेशन होगा इसका, इनको ये मिल गया, यहां पर इन्होंने डच में इन्होंने तैयारी की थी, तो यहां पर इनको मिलेगा तो डच में, फिर फाइनली ये डच को, मतलब जो भी हॉलैंड भाषा है, इसको फाइनली तब्दील कर देंगे फ्रेंच में। यानी कि इन्होंने अंग्रेजी भेजा, मिला इनको फ्रेंच में, बातचीत हो गई, इन्होंने अपना डिसाइड किया अपना कि भाई हम दोनों डीडी यानी कि डच में करेंगे, इन दोनों डिसाइड किया हम फैक्स में करेंगे। अब इसमें देखिए कि हर एक प्रोटोकॉल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमने इंटरफेसिंग चेंज नहीं की। अब इसको आपको कैसे समझाऊं मैं? देखिए, इन दोनों ने डच में कहा था कि भाई हम हॉलैंड वाली भाषा में बात करेंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है डच छोड़ के दोनों फिनलैंड वाली भाषा में बात करें, हो सकता है ये हिंदी में बात करने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इंटरफेस के कारण ये पॉसिबल है, इसीलिए हम इंप्लीमेंटेशन और प्रोटोकॉल कभी भी चेंज कर सकते हैं इंटरफेस के द्वारा। एक और चीज बताता हूं, यहां पर ये दोनों कैसे तय कर सकते हैं? इन्होंने तय किया हम फैक्स से बात करेंगे, हो सकता है ये कहेंगे कि नहीं हम तो ईमेल से बात करेंगे, हम तो फोन से बात करेंगे, तो ये दोनों ईमेल में तय हो गए तो ईमेल से बातचीत हो जाएगी, तो ये इनका तय हुआ। तो अलग अलग लेयर कैसे काम करती है ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं आपको। अब एक्चुअल आप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देखिए, जो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, टेक्निकल एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। यहां पर भी बातचीत हो रही है, एक्चुअल बात हमारी लेयरिंग में कैसे होती है कम्युनिकेशन, वो देखिएगा। कम्युनिकेशन ये 5 लेयर नेटवर्क में आपको दिखा रहा हूं। इस 5 लेयर नेटवर्क में शुरू क्या हो रहा है कि यहां ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, नॉर्मली एप्लीकेशन लेयर होती है। यहां से एक मैसेज M बन के जा रहा है, इन्होंने M भेजा, ठीक है जी। लेयर 5 से लेवल 4 में गया है कि भाई M भेज दो, ऐसे तो नहीं जाएगा सीधा, यहां से यहां जाना है, लेकिन गया ये ऐसे। अब जैसे ये लेयर 4 पे पहुंचा, लेयर 4 ने इसमें एक हेडर लगा दिया। हेडर में क्या है कि ये कहां किस एड्रेस पे जाना है वो एड्रेस हो जाएगा, इसमें सीक्वेंस नंबर होगा कि ये जो यहां जो सीक्वेंस है, जो डेटा का सीक्वेंस है वो क्या है, इस तरीके की तमाम इंफॉर्मेशन हेडर में जोड़ दी जाएगी, इसके सामने लगा दिया जाएगा। अब इसको भेज दिया जाएगा लेयर 3 में। अब मान लीजिए लेयर 3 में एक लिमिट है कि भाई इससे ज्यादा डेटा आप नहीं भेज सकते या इससे बड़ा पैकेट नहीं भेज सकते। तो लेयर 3 में अगर ये है एक लिमिटेशन है, तो लेयर 3 क्या करेगी, वो इस मैसेज को 2 भाग में डिवाइड कर देगी, एक M1 और एक M2, एक M1 और एक M2, 2 भाग में डिवाइड कर दिया। लेकिन क्योंकि M1 M2 में अब इनको अपना हेडर खुद जोड़ना पड़ेगा। एक हेडर तो ऑलरेडी था इसमें H4, यानी कि एक इस M को डिवाइड किया M1 और M2 में, ठीक है जी। इस ये M1 तो यहां आ गया, इसके साथ ये हेडर 4 जो लेयर 4 से चल के आ रहा था वो तो था ही। अब इनको अपना लेयर 3 का भी हेडर लगाना पड़ेगा, तो इन्होंने H3 लगा दिया, तो H3 जुड़ गया इसमें, ठीक है जी। अब ये गया लेयर 2 में। लेयर 2 में ये तो आपने समझ गए कि इन्होंने स्प्लिट कर दिया। लेयर 3 अब इसको भेजती है लेयर 2 में। अब लेयर 2 क्या करेगा, इसमें एक अपना हेडर लगा देगा, ये एक्स्ट्रा हेडर देख रहे हैं आप H2, और एक ट्रेलर भी लगा देगा। तो इसका हेडर और इसका ट्रेलर दोनों मैसेजेस में लग जाएगा। अब इसको ये फिजिकल ट्रांसमिशन के लिए भेज दिया जाएगा, फिजिकल ट्रांसमिशन ऐसे होगा। और जब ये यहां पर पहुंचेगा तो आप देखिएगा कि इसकी स्ट्रिपिंग ऑफ होगी कि यहां पर आपका हेडर है। जैसे ये इस लेयर 2 से लेयर 3 में जाएगा तो लेयर 2 का हेडर हट जाएगा, क्योंकि लेयर 2 ने इसको पढ़ लिया है। फिर जब ये ऊपर जाएगा हेडर 3 हट जाएंगे, क्योंकि इसने पढ़ लिया है। और फाइनली ये मैसेज M1 M2 को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये इसमें इंफॉर्मेशन में यही होगा, और फाइनली यहां पहुंच जाएगा। तो जो लोअर लेयर्स हैं, ये खास तौर पे ये जो लेयर्स आप देख रहे हैं, इनको नॉर्मली हम हार्डवेयर में या फर्मवेयर वो होता है जैसे आपके मोबाइल में जो अंदर चिप है उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डले हुए होंगे, वो फर्मवेयर में आते हैं। जब आप मोबाइल ऑन करते हैं तो जो आपको दिखता है ना, वो फर्मवेयर के कारण दिखता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें हार्डवेयर में इंप्लीमेंट की जाती है, खासतौर पे जो लोअर लेयर के प्रोटोकॉल है। कनेक्शंस एंड रिलायबिलिटी, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।